एपिसोड 71। फैंगचेन ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी, अपनी दिव्य और राक्षसी आंखें खोली, और तब वह स्पष्ट रूप से देख सका कि उसके पीछे क्या था। मैंने देखा कि अनगिनत बर्फ की मूर्तियां भिक्षुओं के इस समूह के पीछे उनकी ओर दौड़ रही थीं। कुछ भिक्षु जो धीमे थे, उन्हें तुरंत चमगादड़ों ने घेर लिया, और अंत स्वाभाविक रूप से केवल मृत्यु है। ये देखकर फैंगचेन घबराया नहीं। उसने तुरंत भाला निकाली और उसे एक कोने में रख दिया, फिर मुड़कर चला गया। लेकिन उसकी गति बहुत धीमी नहीं थी, और जल्द ही उसके पीछे चल रहे भिक्षुओं के समूह ने उसे पकड़ लिया। एक व्यक्ति को आलस से भागते देख नेता चिल्लाया, दूर हटो। ऐसा कहने के बाद उसने फैंगचेन पर गोली चला दी, जिसका उद्देश्य कुछ चमगादड़ों को रोकने के लिए फैंगचेन को पीछे छोड़ना था। फैंगचेन ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। ये स्पष्ट था कि वह एक तरफ था और उसने उन पर कोई असर नहीं डाला, लेकिन फिर भी उस आदमी ने उस पर हमला किया। अब जब उन्होंने कार्रवाई कर दी है तो वे विनम्र नहीं रहेंगे। गोली से बचने के लिए उसने अपना सिर झुका लिया और भाला की नली को सीधे हाथ से पकड़ लिया। वह व्यक्ति सदमे में आ गया और उसने भाला वापस लेनी चाही, लेकिन उसने पाया कि वह ऐसा नहीं कर सकता। फैंगचेन की शक्ति इतनी प्रबल है कि वह उसे हिला भी नहीं सकता। ये कैसे हो सकता है? वह पहले स्तर पर था। हालांकि वह कोई शारीरिक अभ्यासी नहीं था, लेकिन उसकी ताकत बहुत मजबूत थी। वह प्रतिरोध करने में भी सक्षम कैसे नहीं हो सकता था। लेकिन अगर वह जानता था कि फैंगचेन का शरीर पहले से ही सुनहरे शरीर के 8वें स्तर पर था, तो वह कैसे विरोध कर सकता था। इस समय कई लोग उन दोनों से आगे निकल गए थे, और वे सभी उन दोनों के बीच की लड़ाई पर प्रसन्न दिख रहे थे। जहां तक मदद की बात है तो वह कैसे हो सकती है? जितने अधिक लोग चमगादड़ों से घिरे होंगे, उन्हें सांस लेने का उतना ही अधिक मौका मिलेगा। उस आदमी ने भाला निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। अधिकाधिक चमगादड़ों को देखकर वह केवल दहाड़ सका, छोड़ दो। लेकिन फैंगचेन ठंडा और उदासीन लग रहा था, और वे भी पहली पंक्ति से अंतिम पंक्ति में चले गए, और चमगादड़ उनके करीब आते जा रहे थे। उस आदमी ने दांत पीसकर भाला छोड़ दिया और भागने के लिए अपनी भागने की तकनीक का इस्तेमाल किया। इस समय उसका दिल खून से लथपथ था। ये भाला 5वें स्तर का जुबानपिन भाला था, जिसके लिए उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। अब जब वह एक पागल आदमी के कारण खो गया तो उसे बहुत दुख हुआ। साथ ही वह फैंगचेन से भी दुश्मनी रखता था। जब वह सुरक्षित स्थान पर भाग जाएगा तो वह निश्चित रूप से उसे टुकड़ों में काट देगा। लेकिन उसे जो बात हैरान कर गई वह ये थी कि फैंगचेन को भाला मिलने के बाद वह वहीं स्थिर खड़ा रहा, मानो उसका भागने का कोई इरादा ही नहीं था। जल्द ही चमगादड़ों का झुंड ऊपर आया और फैंगचेन को घेर लिया। पागल आदमी, ये तो पूरा पागल है, उसने चुपके से कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह एक पागल आदमी से मिलने के लिए इतना बदकिस्मत होगा। अन्य लोग भी आश्चर्य से फैंगचेन को देख रहे थे, क्योंकि वह चमगादड़ों से घिरा हुआ था और गायब हो गया था। उन्होंने लोगों को मौत की तलाश करते देखा था, लेकिन उन्होंने लोगों को इस तरह मौत की तलाश करते कभी नहीं देखा था। लेकिन कुछ लोगों ने फैंगचेन को पहचान लिया। ऐसा लगता है कि वह वही फैंगचेन है। फैंगचेन, वह फैंगचेन जो कई महाद्वीपों की सुंदरियों से घिरा हुआ है। ये कैसे संभव है? तो फिर फैंगचेन मूर्ख नहीं है। वह है, क्योंकि वह भाग रहा था। बहुत से लोगों ने फैंगचेन की उपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया, और उन्होंने विश्वास नहीं किया कि स्वर्ग की सुंदरियों से घिरे होने के बावजूद फैंगचेन इस तरह से अपना जीवन त्याग देगा। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि जब फैंगचेन चमगादड़ों से घिरा था तो उसकी आकृति तुरंत ही गायब हो गई थी। जब बर्फीले चमगादड़ों ने ये देखा तो वे भ्रमित हो गए, लेकिन जल्द ही वे बड़ी सेना के पीछे चले गए और भिक्षुओं का शिकार करना जारी रखा। और फैंगचेन अपने हाथ में तत्काल भाला पकड़े हुए सीधे चमगादड़ समूह के पीछे आ गया। उसने अपनी तत्काल भाला रख दी और आगे बढ़ना जारी रखा। मैंने सोचा कि अभी चमगादड़ों के झुंड से बचना सुरक्षित रहेगा, लेकिन कुछ ही देर चलने के बाद आगे बर्फीले चमगादड़ों का एक और समूह दिखाई दिया। ये देखकर फैंगचेन ने अपनी पुरानी चाल दोहराई और अन्य चमगादड़ों से बचने के लिए तत्काल भाला का इस्तेमाल किया। हालांकि इस बर्फ और बर्फ के महल का अंदरूनी हिस्सा बेहद जटिल है। फैंगचेन को कई दोराहे मिले और खो जाना बहुत आसान था। यदि वह छोटा सा टावर उसका मार्गदर्शन न करता तो वह इस समय इस भूल भुलैया जैसे महल में खो गया होता। रास्ते में उसे कई महल के द्वार भी मिले, लेकिन उसने किसी को भी नहीं छुआ। शियाओटा के मार्गदर्शन ने उसे बताया कि इसमें कोई संभावना नहीं, बल्कि खतरा था। हालांकि उन्हें संदेह था कि यह शियाओटा द्वारा उन्हें जल्दी वहां भेजने के लिए दी गई झूठी खबर थी।
लेकिन फैंग चेन ने खंडन करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार जियाओटा उसके पिता की तरह था और उसने वास्तव में उसे उकसाने की हिम्मत नहीं की, अन्यथा अगले स्तर पर उसे पूर्ण शरीर प्रतिस्थापन दिया जाएगा। ये वास्तव में एक अवसर था, लेकिन उसे इसे सहन करना था। हालांकि जब वह एक लंबे गलियारे की ओर मुड़ा तो जियाओटा ने उसे एक दरवाजे के सामने रुकने को कहा और उसे खोलने के लिए कहा। फैंग चेन दंग रह गया, क्या वह उस स्थान पर पहुंच गया था? लेकिन जियाओटा ने अपना सिर हिलाया और कहा कि इसमें खजाना है। फैंग चेन की आंखें अचानक चमक उठीं। क्या ये हो सकता है कि शियाओटा ने अपना लिंग परिवर्तन अपने ही हित के लिए किया था? फिर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के दरवाजे को धक्का देकर खोलने की कोशिश की, लेकिन पाया कि दरवाजा बिल्कुल भी नहीं हिला। ये देखकर फैंग चेन ने अब पीछे नहीं हटना चाहा और अपनी पूरी कोशिश की। धमाका! दरवाजा जमीन पर खरोंचने जैसी आवाज करता हुआ धीरे धीरे खुल गया। जब इसे खोला गया तो एक मजबूत आध्यात्मिक ऊर्जा चेहरे पर प्रवाहित हुई, जिसके साथ प्रकाश की रंगीन किरणें भी थीं। यहाँ तक कि फैंग चेन भी अपनी आंखें बंद करने से खुद को नहीं रोक सका। जब उसे आखिरकार चमक देखने की आदत हो गई तो वह चौंक गया। मुख्य हॉल लगभग एक बास्केटबॉल कोर्ट के आकार का है तथा अंदर से बहुत ही समृद्ध ढंग से सजाया गया है। फैंग चेन को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि हॉल आध्यात्मिक पत्थरों के ढेर से घिरा हुआ था। एक नज़र में वहां लगभग 10 लाख पत्थर थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हॉल के केंद्र में एक ऊंचा मंच है और ऊंचे मंच पर आध्यात्मिक पत्थरों से भरा एक खजाना बेसिन है। मध्यम श्रेणी का आध्यात्मिक पत्थर। फैंग चेन हैरान रह गया। खजाने का बेसिन एक मध्यम श्रेणी का आध्यात्मिक पत्थर निकला। जिउझोउ में इस्तेमाल किए जाने वाले सभी आध्यात्मिक पत्थर निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर या यहाँ तक कि अधूरे आध्यात्मिक पत्थर हैं। हालांकि मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर भी हैं, लेकिन वे बेहद बढ़िया हैं और उन्हें पाना मुश्किल है। उसके सामने रखा खजाना पात्र वास्तव में मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों से सजाया गया था, इसलिए अंदर की चीजें बहुत ही उत्तम होनी चाहिए। जब वह ये देखना चाहता था कि खजाने के कटोरे में क्या है, तो अचानक उसे अपनी पीठ पर ठंड का एहसास हुआ। फैंग चेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के दानव शील्ड को बुलाया और उसी समय थंडर विंग्स उसके पीछे दिखाई दिए। धमाका! अगले ही क्षण जहां फैंग चेन था वहां से एक विस्फोट की आवाज आए और आग की लपटें निकलने लगी, जिससे हॉल में स्थित आध्यात्मिक पत्थर हिंसक रूप से हिलने लगे। धमाका! बिजली की एक चमक चमकी और फैंग चेन की आकृति फिर से प्रकट हुई, जो ठंडी नजर से प्रवेश द्वार की ओर देख रही थी। तभी गेट पर 3 आकृतियां प्रकट हुईं, जो आश्चर्य से उसकी ओर देख रही थी। आपने वास्तव में इसे चकमा दिया, ये वास्तव में आश्चर्यजनक है। आप एक प्रतिभाशाली व्यक्ति होने के योग्य हैं जो झाओ शिमाई को हरा सकते हैं। वहां 3 लोग आए, 2 पुरुष और 1 महिला, और वे अपनी वेशभूषा से एक ही संप्रदाय से आए थे। फैंग चेन ने उनकी पोशाक को देखा और बता सका कि वे किस शक्ति से आए थे। तियानलिन डोमेन, तियानशिन मंदिर। तियानलिन डोमेन भी 3 ऊपरी डोमेन में से एक है और इसकी ताकत लोटिन डोमेन और एक अन्य डोमेन, बेडिंग डोमेन के बाद दूसरे स्थान पर है। यद्यपि यह ऊपरी 3 डोमेन है, यह अन्य डोमेन की तुलना में बहुत मजबूत है। इसके अलावा एक लिंगहाई क्षेत्र भी प्रभारी है और इसकी ताकत को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। फैंग चेन को पता था कि ये 3 लोग लंबे समय से उस पर नजर रख रहे थे, लेकिन उसे इसकी जानकारी नहीं थी। तीनों लोगों ने फैंग चेन को गंभीरता से नहीं लिया, बल्कि अपने चारों ओर आध्यात्मिक पत्थरों को उत्साह से देखा। उनकी आंखें लालच से भरी थीं और वे इन सभी खजानों को अब भंडारण बैग में डालना चाहते थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारी किस्मत इतनी अच्छी होगी। मैंने मूल रूप से किसी पर छिपकर हमला करने की योजना बनाई थी, लेकिन मुझे इतने सारे खजाने मिलने की उम्मीद नहीं थी। एक व्यक्ति ने हंसते हुए कहा कि ये चीजें उसकी अपनी खजाने हैं। महिला ने भी उत्साह से कहा, इतने सारे आध्यात्मिक पत्थरों के साथ मैं अंततः उस खजाने के लिए विनिमय कर सकती हूँ जिसे मैं पहले चाहती थी। निश्चित रूप से ये जिउझोउ सम्मेलन हमारे लिए एक महान अवसर है। हाँ हाँ हाँ, तीनों बहुत उत्साहित थे। फैंग चेन ने उन्हें ठंडी निगाहों से देखा और कुछ नहीं कहा। तीनों जल्दी से शांत हो गए और फैंग चेन को भयंकर निगाहों से देखने लगे और थोड़ा चिढ़ाने लगे। फैंग चेन, है न? मैंने सुना है कि तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन अगर तुम हम तीनों से मिलोगे तो तुम सिर्फ मरोगे। उनमें से एकमात्र महिला बोली, उसके शब्द आत्मविश्वास से भरे थे। उसी समय वे तीनों आभा के साथ बाहर निकले। मुख्य व्यक्ति दाव के मार्ग के तीसरे स्तर पर था और शेष 2 दूसरे स्तर पर थे।
ये पहले से ही एक ताकत थी जो इस जिउझोऊ सम्मेलन में शीर्ष 100 में प्रवेश कर सकती थी। उससे बात करके अपना समय बर्बाद मत करो। तीसरे स्तर के साधक ने कहा, कनिष्ठ बहन म्यू, कनिष्ठ भाई तियान, उसे एक साथ मार डालो। हाँ, वरिष्ठ भाई बू। दोनों सहमत हुए और अपने खजाने निकाल लिए। उसे मार डालो। फैंग चेन का मुंह थोड़ा सा सिकुड़ गया, आप पर्याप्त नहीं हैं। अगले ही पल सुनहरा अंडा भंडारण रिंग से बाहर उड़ गया, फैंग चेन के कंधे पर खड़ा हो गया और नीचे 3 लोगों को तिरस्कार से देखने लगा। फैंग चेन ने कहा, पहले आप निम्न साधना वाले 2 लोगों को पकड़िए, मैं पहले उच्च साधना वाले लोगों से निपटूंगा और फिर आपकी मदद करूंगा। इस बार उसका इरादा सुनहरे अंडे के साथ विलय करने का नहीं था और ये लोग उस बिंदु तक नहीं पहुंच सके जहां वह विलय कर सके। आह! सुनहरे अंडे ने गर्व से सिर हिलाया। स्तर 6 राक्षस। वे तीनों आश्चर्यचकित हुए, लेकिन फिर व्यंग्यात्मक लहजे में बोले, तो क्या हुआ, ये तो सिर्फ 6ठे स्तर का राक्षस है, ये लहरें नहीं बना सकता। वरिष्ठ भाई बू ने उन दोनों से कहा, तुम इस राक्षस को रोको और मैं उस व्यक्ति से निपटने के बाद तुम्हारी मदद करूंगा। हाँ, उन दोनों ने आदेश स्वीकार कर लिया। अगले ही पल दोनों पक्षों ने बातचीत बंद कर दी और आपस में लड़ने लगे। म्यू और तियान सुनहरे अंडे की ओर दौड़े, जबकि फैंग चेन और वरिष्ठ भाई बू भी एक दूसरे से टकरा गए। फैंग चेन के पास दैवीय दंड और 9 आंखों वाली तलवारें हैं और देवताओं और राक्षसों की शक्ति जल्दी से इकट्ठा होती है। जिस समय दोनों तलवारों ने वार किया, उस समय तलवार की नियत से निकली राक्षसी शक्ति और दैवीय शक्ति एक प्रचंड नदी की तरह थी, जो लगातार बढ़ रही थी और जिसमें छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी। लेकिन सीनियर भाई बू त्यानली भी असाधारण हैं। जब वे अपने हाथ में अर्धचंद्राकार तलवार घुमाते हैं तो अनगिनत अर्धचंद्र दिखाई देते हैं। साथ ही पीठ पर 10 ताओवादी शिलालेख प्रदर्शित किए गए थे और उनमें से 5 लेवल 2 ताओवादी शिलालेख थे। फैंग चेन ने ठंडी सांस ली। वही दाओ वेन प्रदर्शित किया गया था, वही 10 दाओ वेन प्रदर्शित किए गए थे, लेकिन वे सभी लेवल 2 दाओ वेन थे। जैसे ही ये दृश्य सामने आया, वो तुरंत कमरे में सबसे चमकदार उपस्थिति बन गया। बू त्यानली ने ठंडी सांस ली और कहा, तो दूसरे स्तर के ताओवादी पाठ के बारे में क्या? यदि आप ताओवादी क्षेत्र में प्रवेश नहीं करते हैं, तो आप मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं होंगे। उसने अपनी तलवार से वार किया और तलवार एक विशाल अर्धचंद्राकार घाव में बदल गई, जिसने वास्तव में फैंग चेन को पीछे धकेल दिया। फिर वो पुनः आगे बढ़ा। अर्धचंद्र उसके चारों ओर लट्टू की तरह घूम रहा था और एक बवंडर में तब्दील होकर फैंग चेन की ओर बढ़ रहा था। उसने व्यंग्य करते हुए कहा, इस हमले को क्रिसेंट मून स्क्रॉल चाकू कहा जाता है। ये 6ठे स्तर की जुबानपिन जादुई शक्ति है, आप इसका विरोध नहीं कर सकते। फैंग चेन ने दोनों तलवारों से वार किया, लेकिन ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि वह सीधे तौर पर टोर्नेडो चाकू से विक्षेपित हो गया था। भले ही उसने गॉड डेविल क्रॉस स्लैश का उपयोग किया हो, फिर भी वह इस हमले को हरा नहीं सकता था। दिलचस्प। फैंग चेन को थोड़ा आश्चर्य हुआ। ये चाल न केवल जादुई शक्ति में शक्तिशाली थी, बल्कि 10 दाव शिलालेखों की तैनाती के साथ भी समन्वित थी। साधारण भिक्षु वास्तव में इसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। जल्द ही फैंग चेन को महल की दीवार तक मजबूर कर दिया गया। अगर वह आगे कोई कदम उठाता है तो उसे सीधे कमर से काट दिया जा सकता है। बेटा, तुम भाग्यशाली हो कि मेरे वार से मर गए, बू त्यानली ने गर्व से कहा। क्या आप 3 जन्मों तक इतने भाग्यशाली रहे हैं? क्या आप सचमुच सोचते हैं कि आप अजेय हैं? फैंग चेन ने उपहास किया और अगले ही पल तीसरे स्तर का जादुई शब्द दाओवेन प्रकट हुआ, जो दिव्य शब्द दाओवेन के साथ चमक रहा था। एक पल में फैंग चेन की आभा बढ़ गई, उसका रूप तेजी से बदल गया और वह भगवान और दानव के दूसरे रूप में प्रवेश कर गया। बू त्यानली हैरान था, वह फैंग चेन की ताकत में वृद्धि को महसूस कर सकता था। हालांकि उन्होंने इसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया, उन्हें इस कदम पर पूरा भरोसा था। ये सिर्फ झोउ युआन क्षेत्र है, चाहे आप कुछ भी करें, यह एक हताश संघर्ष होगा। उसने व्यंग्य किया। हाँ, फैंग चेन के मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठ गए और उसकी आंखें, एक लाल और एक सुनहरी, लोगों को एक अजीब और पवित्र एहसास दे रही थी। अगले ही पल फैंग चेन ने फिर से दोनों तलवारों से वार किया और तलवार ड्रैगन स्क्रॉल पर जा गिरी। टकराना। ये तलवार पहले से बहुत अधिक शक्तिशाली है, लेकिन ये जादुई शक्ति को तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है, ये केवल इसे थोड़ा कांपने देती है। ये देखकर बू त्यानली ने व्यंग्यपूर्वक कहा, क्या तुम बस यही करते हो? फैंग चेन ने उसकी उपेक्षा की और दोनों तलवारों से फिर वार किया, और जिस दिशा में उसने वार किया वह उसकी बवंडर तलवार की विपरीत दिशा थी।
हर टक्कर से भयानक ऊर्जा में उतार चढ़ाव होता था, जिससे आध्यात्मिक पत्थर इधर उधर उड़ने लगते थे। अनपेक्षित घूंसा, बूटियानली ने उपहास किया, लेकिन जल्द ही उसकी मुस्कान ठोस हो गई। फैंग चेन की तलवार का हर वार पिछले वार से ज्यादा भयंकर था। शुरू में तो तलवार का उस पर कोई असर नहीं हो पाया, लेकिन बाद में वह उसकी जादुई शक्ति को हिलाने में कामयाब हो गई। ये कैसे हो सकता है? बूटियानली की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। वह सबसे शक्तिशाली जादुई शक्ति जिस पर उसे गर्व था, अब वह टिकने में असफल होने लगी थी। असंभव, ये बिल्कुल असंभव है। वह क्रोध से दहाड़ा और अर्धचंद्राकार चाकू में पागलों की तरह आध्यात्मिक शक्ति डालने लगा तथा उसे बलपूर्वक तोड़ने का प्रयास करने लगा। लेकिन फैंग चेन की शारीरिक स्थिति स्वर्ण शरीर के 8वें स्तर तक पहुंच गई है, इसलिए वह इसके खिलाफ लड़ने के लिए क्या उपयोग कर सकता है? टकराना। फैंग चेन ने अपनी तलवार से फिर वार किया। जैसे ही उसने वार किया, उसके पीछे एक छाया प्रकट हुई। ये देवताओं और राक्षसों की प्रतिमूर्ति है। देवताओं और राक्षसों की छवियों के प्रकट होने से फैंग चेन की ताकत बार बार बढ़ने लगी। तलवार के हर वार में भयानक ऊर्जा समाहित थी और उसकी दैवीय शक्ति और राक्षसी ऊर्जा का कोई अंत नहीं था। चाहे उसने कितनी भी तलवारें घुमाई हों, वह कभी सीमा तक नहीं पहुंच पाया। आखिर इस आदमी को क्या हो रहा है? बूटियानली का चेहरा तेजी से बदसूरत हो गया। फैंग चेन की ताकत उसकी कल्पना से अधिक हो गई। हालांकि मैंने पहले भी फैंग चेन के बारे में कुछ किंवदंतियां सुनी थीं, लेकिन मैंने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा कि झोंग युआन राज्य कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह कितना मजबूत हो सकता है। लेकिन अब उसे एक अनूठा एहसास हुआ है। उसके सामने फैंग चेन को आम लोगों की नज़र से नहीं देखा जा सकता है। जल्दी करो और मेरी मदद करो। पहले इस आदमी को मारो और फिर राक्षस को मार डालो। उसने अपने छोटे भाई बहनों को आवाज लगाई, लेकिन जब उसने देखा तो उसके हाव भाव थोड़े बदल गए। मैंने देखा कि सुनहरा अंडा गड़गड़ाहट और बिजली में बदल रहा था, लगातार चमक रहा था और लगातार मी और तियान पर प्रहार करने के लिए अंतहीन गड़गड़ाहट में बदल रहा था। उन दोनों को बारी बारी से पीटा गया और वे बमुश्किल ही प्रतिरोध कर सके। जूनियर सिस्टम यू ने भयभीत होकर चिल्लाया, वरिष्ठ भाई बू, हम अब और नहीं टिक सकते। ये राक्षस बहुत शक्तिशाली है। बूटियानली पीला पड़ गया। फैंग चेन के राक्षस होने की बात भूल जाओ। उसका एक राक्षस भी इतना राक्षस था। तुम कहाँ देख रहे हो? फैंग चेन ने अपनी तलवार से फिर वार किया। जैसे ही तलवार काटी गई, वह देवताओं और राक्षसों के 2 क्षेत्रों में बदल गई। ये देवताओं और राक्षसों का वार था। टकराना। इस वार के गिरने के बाद बूटियानली अंततः और अधिक नहीं टिक सका और उसकी जादुई शक्ति तुरंत समाप्त हो गई। ये कैसे हो सकता है? उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और चेहरे पर अविश्वास का भाव था। उसकी जादुई शक्ति इस तरह टूट गई। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि देवताओं और राक्षसों के बारे में फैंग चेन की समझ अब भयावह स्तर पर पहुंच चुकी थी। राक्षसी मार्ग 3रे स्तर पर पहुंच गया है और दैवीय मार्ग 3रे स्तर तक पहुंचने से केवल एक कदम दूर है। दूसरे स्तर के दाओ वेन की जादुई शक्ति इतने शक्तिशाली दाओ का विरोध कैसे कर सकती थी? वास्तव में दोनों क्षेत्रों के बीच एक अंतर था, लेकिन फैंग चेन का भौतिक क्षेत्र स्वर्ण शरीर के 8वें स्तर तक पहुंच गया था, जो कि दाओ क्षेत्र से केवल एक छोटा सा क्षेत्र दूर था। दोनों लोगों के आशीर्वाद से वह पहले ही दाओ लोक के आधे रास्ते पर पहुंच चुका था, तो वह इससे कितना दूर रह सकता था? उन शीर्ष राक्षसों को छोड़कर जो दाओ क्षेत्र के 4थे स्तर पर थे, फैंग चेन वास्तव में अन्य लोगों को गंभीरता से नहीं लेता था। जैसे ही फैंग चेन ने जादुई शक्ति को तोड़ा, वह तेजी से प्रतिद्वंद्वी के पास पहुंचा और अपने 2 तलवारों से प्रतिद्वंद्वी पर वार किया। मुझे मारना चाहते हो? इच्छाधारी सोच। एक संप्रदाय के शीर्षस्थ प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में उसके पास ऐसे साधन कैसे हो सकते थे? उसने अपने हाथ में एक चमकती हुई रोशनी देखी और उसके हाथ में एक बड़ी घंटी प्रकट हुई। उसने बड़ी घंटी को सीधे फेंका और बड़ी घंटी जल्दी से बड़ी हो गई और फैंग चेन को घेर लिया। फैंग चेन बड़ी घंटी की शक्ति को महसूस कर सकता था और उसने सीधे तौर पर लड़ने का विकल्प नहीं चुना। उसके पीछे के वज्रपंख तुरंत फैल गए और उस स्थान से गायब हो गए। जब वह दोबारा दिखाई दिया तो वह बूटियानली के पीछे था। बूटियानली हैरान रह गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि फैंग चेन के पास टेलीपोर्टेशन की कला होगी, लेकिन अब हमले का विरोध करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। फैंग चेन ने दोनों तलवारों से उसके सिर पर वार किया, लेकिन इस समय बूटियानली पर लटका हुआ जेड पेंडेंट चमक उठा, जो फैंग चेन के हमले का विरोध करने के लिए एक बाधा में बदल गया।
लेकिन जेड पेंडेंट तुरंत ही टूट गया और अगले ही क्षण शून्य में बदल गया। इस हमले से फैंग चेन भी कई फीट पीछे उछल गया, जिससे बू तियानली को राहत मिली। बू तियानली ने जल्दी से सुनहरी घंटी मंगाई और खुद पर लगाने के लिए एक ताबीज निकाला। अचानक उसका शरीर प्रकाश से चमक उठा, प्रकाश की एक गेंद में बदल गया और एक स्थान की ओर दौड़ पड़ा। वह खुद को फैंग चेन से दूर करना चाहता था और हमले को फिर से संगठित करना चाहता था, लेकिन फैंग चेन उसे यह अवसर कैसे दे सकता था। यद्यपि वह पुनः पीछे हट गया, परंतु उसकी आंखों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आत्मा दानव नेत्र और प्रकाश देव नेत्र एक ही समय में चमक उठे। बू तियानली को अचानक सिर में तेज दर्द महसूस हुआ और ताबीज तुरंत ही टूट गया तथा अपना मूल रूप प्रकट कर दिया। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, एक छोटा लाइट सबा उसके सिर पर आकर लगा। बू तियानली बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं कर सका, लेकिन इस समय उसकी कमर पर जेड पेंडेंट टूट गया और हमले को रोकने के लिए एक बाधा में बदल गया। फैंग चेन ने मन ही मन कोसा, इस आदमी के पास अपनी जान बचाने के इतने सारे तरीके क्यों हैं। लेकिन उसका हमला यहीं नहीं रुका और उसके हाथ में 9 आंखों वाली तलवार तुरंत दिव्य तलवार तुझी तलवार में बदल गई। जैसे ही तुझी तलवार बाहर आई, तीसरे स्तर का जादुई शब्द शानदार रोशनी के साथ फूट पड़ा। उसने तलवार से बार बार वार किया और दिव्य अस्त्र की शक्ति तुरंत फूट पड़ी। बू तियानली ने ये देखा और प्रतिरोध करने के लिए जल्दी से सुनहरी घंटी को नियंत्रित किया। टकराना, तलवार सुनहरी घंटी पर गिरी और एक कानफोड़ू घंटी की आवाज हुई, जिससे फैंग चेन को चक्कर आ गया। बू तियानली ये देखकर बहुत खुश हुआ। उसकी सुनहरी घंटी वास्तव में कोई दबाने वाली वस्तु नहीं थी, बल्कि एक ध्वनि अवरोधक जादू था। पिछली सभी कार्रवाइयां फैंग चेन को स्वर्ण घंटी पर हमला करने के लिए धोखा देने के लिए थी, और अब दूसरी पार्टी अंततः इसके लिए गिर गई। उसकी आस्तीन से एक काली छाया निकली और सीधे फैंग चेन पर झपटी। लेकिन फैंग चेन ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। ध्वनि अवरोधक जादू के कारण उसे क्षण भर के लिए चक्कर आ गया। ये कैसे संभव है? उसकी सुनहरी घंटी का चक्कर कम से कम कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध कर सकता है। जब तक फैंग चेन दृढ़ निश्चयी न हो और उसके पास चेतना का एक मजबूत सागर न हो, तब तक इतना छोटा होना असंभव है। लेकिन अब वह इतनी परवाह नहीं कर सकता। वह केवल अपनी सारी ताकत का उपयोग काली छाया को भगाने के लिए कर सकता है और उसे अपनी पूरी शक्ति के साथ बाहर निकलने दे सकता है। फैंग चेन इस बात से घबराया नहीं। जब काली छाया उससे केवल 10 फीट दूर थी, तो दानव ढाल अचानक उसके सामने प्रकट हुई। उसने अपना मुंह खोला और काली छाया को निगल लिया। उसी समय बू तियानली की गर्दन के पीछे एक जगह की दरार तेजी से खुल गई। काली छाया दानव ढाल के मुंह में घुस गई और उसके अंतरिक्ष दरार से बाहर निकल गई। बू तियानली बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं कर सका और काली छाया ने उसकी गर्दन में छेद कर दिया। बू तियानली को केवल अपनी गर्दन पर ठंडक महसूस हुई और उसने नीचे देखा तो काली परछाई बाहर निकलती हुई दिखाई दी। उसने आंखें चौड़ी करके सोचा कि यह काली छाया यहाँ क्यों आई है। उसी समय धीरे धीरे काली छाया दिखाई दी। वह एक छोटा सा सांप था, लेकिन वह छोटा सा सांप एक छोटे खंजर जैसा था, जिसका सिर तेज और शरीर ब्लेड जैसा था। इस समय सांप के सिर के ऊपर से खून टपक रहा था और सांप ने लालच से उसे अपने मुंह में निगल लिया। खून किसका? बू तियानली संदेह से भरा हुआ था। इस समय उसने महसूस किया कि उसकी छाती गीली थी और उसने देखा कि यह खून से भरा था। इस समय उसे अचानक एहसास हुआ कि यह तो उसका अपना है। वह फैंग चेन को शून्य दृष्टि से देखता रहा, आक्रोश, क्रोध और हत्या की मंशा से, लेकिन उससे भी अधिक निराशा से। अंत में वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा और उसके प्राण निकल गए। मूर्ख! फैंग चेन ने अपना सिर हल्का सा हिलाया। यदि प्रतिद्वंद्वी ने जल्दबाजी नहीं की होती तो वह प्रतिक्रिया कर सकता था। दुर्भाग्यवश इसमें कोई यदि नहीं है। हालांकि चूंकि वह प्रतिद्वंद्वी को हरा नहीं सकता था, इसलिए वह केवल चालों का उपयोग कर सकता था। फैंग चेन को लगा कि वह अभी भी अपर्याप्त है और उसकी ताकत पर्याप्त नहीं है। इन झोंग युआन दायरे की दूसरी और तीसरी परतों से निपटने में कोई समस्या नहीं हो सकती है, लेकिन एक बार जब वह नियानजी जैसे शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों से मिले तो जीतने की संभावना केवल 1 या 2 परतें थी। बेशक अभी इनके बारे में बात करने का समय नहीं है। उसने दूसरी ओर देखा। जिंदान अभी भी उन दोनों को दबा रहा था और दोनों ने स्वाभाविक रूप से फैंग चेन को बू तियानली को मारते हुए देखा। इस समय दोनों बहुत हताश थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वे भागना चाहते थे, लेकिन जिंदन पहले से ही तैयार था। उसने अकेले ही उन्हें गेट पर रोक लिया
जिससे वे भागने में असमर्थ हो गए। हम हार मानते हैं, हमें मत मारो, हम सभी जियोजो से हैं, मौत से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जूनियर भाई तियान चिल्लाया। जूनियर सिस्टर म्यू ने ये भी कहा, हम स्वर्गीय भगवान मंदिर के शिष्य हैं। यदि आप हमें मार देते हैं तो हमारा संप्रदाय आपको कभी माफ नहीं करेगा। फैंग चेन उनके साथ बकवास करने के लिए बहुत आलसी था और तलवार लेकर उनकी ओर चला आया। जब दोनों ने ये देखा तो वे हताश हो गए, उनका अंत हो चुका था। केवल 10 सांसों में ही फैंग चेन और जिंदन ने दोनों को मौके पर ही मार डाला। बाहरी दुनिया में फैंग चेन की रैंकिंग तेजी से बढ़कर 18वें स्थान पर पहुंच गई। बू तियानली और अन्य 2 के नाम बिना किसी निशान के तुरंत गायब हो गए। स्वर्गीय देव मंदिर के स्वामी का चेहरा तुरंत उदास हो गया और उनके संप्रदाय के 4 शीर्ष प्रतिभाशाली लोग गिर गए। जब उसने फैंग चेन का नाम शीर्ष 20 में देखा तो उसे पता चल गया कि यह वही है जिसने इस हॉल के शिष्यों को मार डाला था। लेकिन जल्द ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। हालांकि उसे कुछ प्रतिभाओं की मृत्यु पर थोड़ा दुख हुआ, लेकिन वह इस वजह से फैंग चेन के साथ मौत तक नहीं लड़ेगा। आखिरकार जीवन और मृत्यु भाग्य द्वारा निर्धारित होते हैं और धन और सम्मान स्वर्ग द्वारा निर्धारित होते हैं। यदि आप स्वयं को दोष देना चाहते हैं तो अपनी शक्ति की कमी को दोष दें और दूसरों के लिए एक कदम बन जाएं। 3 लोगों की हत्या करने के बाद फैंग चेन ने सभी भंडारण छल्ले एकत्र किए। गहन जांच के बाद उन्हें अंदर कुछ ऐसा मिला जिसने उनका ध्यान आकर्षित किया। ये सोने के किनारों वाली जेड नक्काशी वाली अंगूठी थी। आखिरी निशान से लगता है कि इसे बने हुए कुछ साल हो गए हैं। फैंग चेन ने इसके साथ कई बार खेला और महसूस किया कि इसे छूना बहुत आरामदायक था और वास्तव में इसका एक ताज़ा प्रभाव था। उन्होंने इसे पुनः अपनी उंगली पर लगाया और जैसे ही उन्होंने आध्यात्मिक शक्ति डाली, उनका शरीर धीरे धीरे धुंधला हो गया और अंततः शून्य में बदल गया और अदृश्य हो गया। किनारे पर पड़ा हुआ सुनहरा अंडा ये दृश्य देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उसने अपने पंजे फैलाए और आगे की ओर पकड़ लिया और उसने वास्तव में फैंग चेन के पैर पर दबाव डाला। वहां एक स्थानिक विकृति थी, मानो उसे किसी पतली फिल्म पर दबाया गया हो। दिलचस्प बात यह है कि यह जादुई हथियार न केवल सांस को छुपा सकता है, बल्कि शरीर को भी छुपा सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि मैंने इसे पहले नोटिस नहीं किया, यहाँ तक कि भगवान और दानव की आंखें भी काम नहीं करती थी। उसने सुनहरे अंडे को देखा और उसके सिर पर अपना हाथ रखा। सुनहरा अंडा तुरंत ही उस स्थान से गायब हो गया और उसके साथ अदृश्य हो गया। अजीब बात यह है कि दोनों एक दूसरे को महसूस तो कर सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते। जुवानपिन के 7वें स्तर का एक जादुई हथियार, शैडो निंजा रिंग। इसका उपयोग करने के बाद, जब तक कि दूसरे पक्ष की साधना आपकी तुलना में 2 क्षेत्र अधिक न हो, सावधानीपूर्वक अवलोकन के बिना इसे खोजना मुश्किल है। ये वास्तव में एक अच्छी बात है, फैंग चेन ने कहा। दूसरे पक्ष ने वास्तव में उसे एक महान उपहार दिया। छाया निंजा अंगूठी के अलावा वह स्वाभाविक रूप से सुनहरी घंटी को नहीं चूकेगा। मूल रूप से उसने सोचा कि ये दुश्मन को फंसाने के लिए एक जादुई हथियार था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह एक ध्वनि अवरोधक हमला होगा और इसने साधक की चेतना के सबसे कमजोर समुद्र पर हमला किया। यहाँ तक कि वह अपनी देव और दानव आंखों से भी यह नहीं बता सकता था, और दूसरों के लिए तो यह और भी असंभव होगा। यदि इस खजाने का अप्रत्याशित रूप से उपयोग किया जाता है तो यह निश्चित रूप से दुश्मन को अप्रत्याशित झटका देगा। उसने सोने की घंटी अपने हाथ में ले ली। उन्होंने बिना मालिक वाली सोने की घंटी को आसानी से पहचान लिया। यिनिक्सुआन बेल, जुवानपिन 5वां स्तर। घंटी पर प्रहार करने से चेतना के समुद्र पर हमला करने के लिए ध्वनि अवरोधक भेजे जा सकते हैं। आप जितने करीब होंगे, नुकसान उतना ही अधिक होगा। आप दोस्त और दुश्मन के बीच अंतर नहीं कर सकते, इसलिए सावधानी से इसका उपयोग करें। दिलचस्प, फैंग चेन ने संतोष के साथ मुस्कुराते हुए कहा। स्वर्गीय भगवान मंदिर में बहुत सारे जादुई हथियार हैं। पहले वाले आदमी के पास बहुत सारे जीवन रक्षक जादुई हथियार थे, अन्यथा वह इतने लंबे समय तक मेरा विरोध नहीं कर पाता। वह कैसे जान सकता था कि स्वर्गीय देव मंदिर अपने अनेक जादुई हथियारों के लिए प्रसिद्ध था। ये भी कहा जा सकता है कि संपूर्ण तियानलिन डोमेन हथियारों को परिष्कृत करके शीर्ष 3 डोमेन में से एक बन गया, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके पास कई खजाने हैं। दुर्भाग्य से खजाने हमेशा बाहरी वस्तुएं ही होते हैं और वे अंततः फैंग चेन और सुनहरे अंडे के सामने मर जाएंगे। जब उसने शैडो निंजा रिंग और साउंड जुवान बेल को स्टोरेज रिंग में रखा तो उसकी नज़र फिर से ऊंचे मंच पर रखे खजाने के बेसिन पर पड़ी। स्वाभाविक रूप से वह खजाने के कटोरे को नहीं भूलेगा।
वह हवा में उड़ गया और खजाने के भंडार के सामने उतरा। खजाने के बेसिन पर एक ढक्कन भी था। फैंग चेन ने इसे खोला और एक शुद्ध शक्ति अचानक उसकी नाक में आ गई। फैंग चेन ने देखा कि अंदर एक प्रकार का आध्यात्मिक तरल बह रहा था। आध्यात्मिक द्रव में 7 रंग, गुलाबी बादलों की लय और ताओवाद की भावना दिखाई दी। ये 7 रंगों वाला ताओवादी तरल है। फैंग चेन की आंखें चमक उठी और उसके चेहरे पर खुशी झलकने लगी। यह आध्यात्मिक तरल पदार्थ दाओ और यहाँ तक कि दाओ क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए अत्यंत लाभकारी है। ये लगभग एक खजाना है जो लुतियानियों में मिलना मुश्किल है। यहाँ तक कि तियानिक्सुए पवित्र संप्रदाय जैसे शीर्ष संप्रदाय के पास भी अधिकतम एक छोटी बोतल ही होती है। लेकिन अब फैंग चेन के सामने एक पूरा बेसिन है। यदि इसे नीलामी में रखा जाए तो एक बोतल करोड़ों आध्यात्मिक पत्थरों के मूल्य पर बिक सकती है। और इसका इतना मूल्यवान होने का कारण यह है कि इसका एक कार्य है, दाओ वन का सम्मिलन। यदि आप दाओ में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको दाओ में प्रवेश करने से पहले एक दाओ वन का चयन करना होगा। यह मुख्य दाओ वन अत्यंत महत्वपूर्ण है और आपकी भविष्य की उपलब्धियों को निर्धारित करता है। यदि आप मुख्य दाओ वन के बाद के चरण में एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते हैं तो आप यहाँ रुक जाएंगे। और दाओ वन को मिलाने का चरण ये निर्धारित करता है कि आपकी भविष्य की उपलब्धियाँ कितनी ऊंची होंगी। यदि आप किसी दाओ वन को 20% या 30% तक फ्यूज कर सकते हैं तो ये बमुश्किल योग्य है और मास्टर बनने की बहुत कम उम्मीद है। लगभग 50% का मतलब है कि आपके पास मास्टर बनने की आधी उम्मीद है और यह पहले से ही एक प्रतिभाशाली स्तर माना जाता है। 70% तक पहुंचने वाले लगभग सभी शीर्ष प्रतिभाशाली लोग हैं। यहाँ तक कि जिउझोउ में भी ऐसे लोग केवल मुट्ठी भर ही हैं। केवल नियान जी और जियान हुओ जैसे कुछ शीर्ष प्रतिभाशाली लोग ही इसे हासिल कर सकते हैं। और 7 रंगीन दाओ तरल एक खजाना है जो दाओ पाठ एकीकरण की डिग्री को उच्च बनाता है। यदि आप पहले ही दाओ में प्रवेश कर चुके हैं तो भी आप एकीकरण की डिग्री में सुधार कर सकते हैं। और यही बात जिउझोउ दाओ साधकों को इसका दीवाना बनाती है। यदि उन्हें ये खजाना मिल जाए तो वे केवल दाओ तक सीमित नहीं रहेंगे तथा उन्हें ग्रैंड मास्टर या आध्यात्मिक सागर या उससे भी ऊंचे स्तर पर प्रवेश की आशा हो सकती है। और यह बेसिन एक शीर्ष प्रतिभा के लिए 70% तक पहुंचने के लिए पर्याप्त है। फैंग चेन ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। ढक्कन को फिर से बंद कर दिया, कई तावीज निकाले और उन्हें सतह पर चिपका दिया और जल्दी से उन्हें भंडारण रिंग में डाल दिया। साथ ही आसपास के वातावरण के प्रति भी सतर्क रहें, इस डर से कि कहीं कोई लूटने न आ जाए। उसके पास कोई रास्ता नहीं था। ये रंगीन तरल पदार्थ उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। यह उस परी पत्थर से संबंधित नहीं है जो रास्ता पूछता है। पहला एकीकरण को बढ़ाता है और दूसरा दिशा निर्दिष्ट करता है। दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और एक दूसरे के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकते। ये सोचते हुए फैंग चेन के मन में एक विचार आया। अब मेरे पास रास्ता खोजने वाला अमर पत्थर और 7 रंगों वाला प्रश्न पूछने वाला द्रव्य है। शायद मैं दाओ और वेन का 100% मिश्रण प्राप्त कर सकूं। इससे पहले वह इसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र में झाओ पिंगफान और अन्य जैसे महान गुरु भी दाओ वेन के 700% एकीकरण प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन फैंग चेन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसके पास देवताओं और राक्षसों की विरासत है और अब उसे कियानशी क्यूई काओवन लिक्विड की मदद भी मिल गई है। इससे उनकी 100% तक पहुंचने की उम्मीद कई गुना बढ़ गई। लेकिन उसने तुरंत अपने विचार वापस ले लिए। अभी इस बारे में सोचने का समय नहीं है। आइए पहले हम सभी आध्यात्मिक पत्थरों को इकट्ठा करें। यदि कोई बाद में आता है तो निश्चित रूप से एक और लड़ाई होगी। फैंग चेन ने सभी आत्मिक पत्थरों को भंडारण रिंग में डाल दिया और जब वह जाने ही वाला था तो शियाता ने उसे रोक लिया। क्या यहाँ अन्य खजाने भी हैं? फैंग चेन उलझन में था। ज़ियाता ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसे मुख्य हॉल की एक दीवार के पास ले गया। तभी फैंग चेन को पता चला कि दीवारों पर कुछ भित्ति चित्र थे। ये भित्ति चित्र किसी शीर्ष प्रतिभा के उदय का वर्णन करते प्रतीत होते हैं। वह निराश भी रहा है, वह अपने शिखर पर भी रहा है, वह ध्यान का केंद्र भी बना है, लेकिन वह विश्व का शत्रु भी बन गया है। अंततः वह महल में वापस लौटा और उसकी मृत्यु हो गई। यह इस महल का मालिक होना चाहिए, फैंग चेन ने चुपके से कहा। जब वे अंतिम भित्तिचित्र के पास पहुंचे तो छोटे टॉवर ने फिर से तरंगे भेजी, जिससे फैंग चेन को भित्तिचित्र बर्फ और हिम महल पर अपना हाथ रखने का मौका मिला। यद्यपि फैंग चेन उलझन में था, फिर भी उसने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था। लेकिन जब उसने अपना हाथ नीचे दबाया
तो कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। जब वह उलझन में था, तभी दीवार से एक भयानक चूषण बल अचानक आया। हे भगवान! फैंग चेन के पास केवल एक अपशब्द बोलने का समय था कि उसे तुरंत दीवार में खींच लिया गया और वह गायब हो गया। इस समय भित्तिचित्र भी धीरे धीरे लुप्त हो गया, मानो वह पहले कभी अस्तित्व में ही नहीं था। इसी समय बर्फ और हिम महल का मुख्य क्षेत्र। यह एक बड़ा महल है, लेकिन यह अंधेरा और शांत है। महल में मोमबत्ती की रोशनी है, लेकिन यह एक हल्की हरी रोशनी उत्सर्जित करती है। महल के बीच में एक विशाल ताबूत तैर रहा है। महल के सबसे भीतरी भाग में एक छोटा सा पौधा है, जो हल्का हरा प्रकाश बिखेरता है और जीवन से भरपूर है। चीख! अचानक महल का दरवाजा धीरे से खुला। कई लोग धीरे धीरे अंदर आए। नेता शून्य में तैरती एक लड़की है, जो अपने हाथ में मोती पकड़े हुए है। यह मेंग्याओ है, और उसके बगल में स्वाभाविक रूप से मेंग जुन्यू और एक अन्य लड़की थी। ऊपरी क्षेत्र के अन्य सभी मेंग परिवार के भिक्षु रास्ते में ही मर गए, और मेंग जुन्यू के शर्मिंदा चेहरे को देखकर रास्ते में आने वाले खतरे स्पष्ट हैं। हालांकि वे तीनों अपने साथियों के बलिदान से दुखी नहीं थे। इसके बजाय जब उन्होंने ताबूत देखा तो वे उत्साहित दिखे। हम अंततः यहाँ आ गए। ये स्नो माउंटेन के पूर्वजों का दफन स्थान होना चाहिए। मेंग जुन्यू इतना उत्साहित था कि उसकी नज़र जल्दी ही ताबूत के पीछे लगे पौधे पर पड़ी। जब उसने पौधा देखा तो वह और भी उत्साहित हो गया और चिल्लाया, ये विश्व का पौधा होना चाहिए। पूर्वज, ऐसी चीज है, हमारा मेंग परिवार इस संकट से आसानी से बच सकेगा। ऐसा कहने के बाद वह आगे बढ़कर विश्व पौधे को पकड़ना चाहता था। वगैरह। मेंग्याओ ने उसे पुकारा। मेंग जुन्यू ने आश्चर्य से पूछा, पूर्वज क्यों? विश्व का पौधा तो आपके सामने ही है। मेंग्याओ ने ताबूत को घूरते हुए कहा, जुएशान के पूर्वज हमेशा चालाक रहे हैं। उनके लिए हमें इस जगह पर खींचना आसान नहीं होगा। सतर्क रहना बेहतर है। लेकिन मेंग जुन्यू ने कहा, पूर्वज, जुशान के पूर्वज को मरे हुए न जाने कितने साल हो गए हैं। अगर वह सिर्फ एक मरा हुआ व्यक्ति है तो उसे इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? मेंग्याओ ने कुछ नहीं कहा, बस उसे ठंडी निगाहों से देखा। मेंग जुन्यू को अचानक एक और शब्द कहने की हिम्मत नहीं हुई। मेंग्याओ धीरे धीरे आगे बढ़ी और स्नो माउंटेन पूर्वज के ताबूत के पास पहुंची। उसने अपनी आध्यात्मिक आंखें खोली और ताबूत को देखा, और उसे सचमुच कुछ सुराग मिले। मैंने देखा कि विश्व पौधे की भूमि में अनेक आध्यात्मिक नसें थीं, जो ताबूत से होकर बह रही थी तथा शुद्धतम जीवन शक्ति का संचार कर रही थी। मेंग्याओ ने जब ये देखा तो उसे आश्चर्य नहीं हुआ। उसने ताबूत को देखा और शांति से कहा, उस समय आप गंभीर रूप से घायल थे और इस पौधे के कारण मर रहे थे, और आप पुनर्जीवित होने के लिए विश्व पौधे पर भरोसा करना चाहते थे। लेकिन मृतकों को पुनर्जीवित करने के लिए विश्व पौधे को एक पूर्ण शरीर बनना चाहिए। बर्फ से ढके पहाड़ मौत को डराने वाले हैं। आपको लगता है कि आपका पुनर्जीवित होना संभव है, लेकिन यह असंभव है। उसने फिर से विश्व पौधे की ओर देखा, और जब उसने विश्व पौधे के चारों ओर घने प्राग्रंथों को देखा तो उसने कहा, क्या ये वही जाल है जो आपने छोड़ा था? लेकिन बस इतना ही। अगले ही क्षण उसने अपने हाथों से एक मुहर बनाए और घने प्राताववादी ग्रंथ प्रकट हुए, जो विश्व के पौधों के शून्य पर मुद्रित थे। टकराना। अचानक दुनिया भर के शून्य में छिपे सभी प्राग्रंथ प्रकट हो गए। हत्या के इरादे पर प्रापाठ और प्राकृतिक खतरे पर प्रापाठ। मेंग जुन्यू ने जब इन प्राग्रंथों को देखा तो उसकी सांस रुक गई। यदि वह मेंग्याओ की बात नहीं मानता और अपनी इच्छा से विश्व पौधे के पास जाता, तो वह वास्तव में इन प्राग्रंथों द्वारा मौके पर ही मारा जाता। मेंग्याओ ने इन प्राग्रंथों को देखा और कहा, तुम दोनों मेरी रक्षा करो और मैं इन प्राग्रंथों को तोड़ दूंगी। हाँ, मेंग जुन्यू और अन्य लोगों को स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं थी। मेंग्याओ जमीन पर पैर मोड़कर बैठ गईं और इन प्राग्रंथों को पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ ही देर बाद प्रवेश द्वार पर एक आकृति दिखाई दी। कौन? मेंग जुन्यू तुरंत सतर्क हो गया और किसी को मारने के लिए उसने अपना जादुई हथियार बुलाया। विश्व पौधा दूसरों को ज्ञात नहीं होना चाहिए, अन्यथा यह मेंग परिवार के लिए एक बड़ी मुसीबत होगी। लेकिन जब उसने उस व्यक्ति को आते देखा तो उसका चेहरा अचानक काला पड़ गया। दुआनमू जिंग, दुआनमू परिवार का एक सदस्य। दुआनमू जिंग ने मेंग जुन्यू को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन महल के अंदर देखा। जब उसने ताबूत और विश्व वृक्ष के पौधे को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। विश्व वृक्ष स्वर्ग और पृथ्वी का खजाना है। एक बार प्राप्त होने पर यह साधक और यहाँ तक कि पूरे परिवार को बहुत बेहतर बना देगा।
इस चीज के साथ भी आध्यात्मिक समुद्र से ऊपर के क्षेत्र तक पहुंचना संभव हो सकता है। बेटा, तुम क्या देख रहे हो? ये विश्ववृक्ष अंकुर मेरे मेंग परिवार का है। मेंग जूनियर ने डुआनमू जिंग को विश्ववृक्ष के अंकुर को घूरते हुए देखा और ठंडे स्वर में कहा। डुआनमू जिंग ने उसकी ओर देखा और हल्की से कहा, ये विश्ववृक्ष अंकुर स्नो माउंटेन पूर्वज का है। अब जब स्नो माउंटेन पूर्वज मर चुका है तो यह चीज स्वाभाविक रूप से मालिकहीन है। यह आपके मेंग परिवार के शब्द कैसे हो सकते हैं? मेरे मेंग परिवार ने इसे पहले देखा, इसलिए ये हमारा है, मेंग जूनियर ने ठंडे स्वर में कहा। डुआनमू जिंग ने व्यंग्य किया, मुझे याद है कि तियानान डोमेन में एक गुप्त क्षेत्र है जिसे आपके मेंग परिवार ने सबसे पहले खोजा था। आपने इसे अंत में अपने लिए क्यों नहीं लिया? इसके बजाय आपने अन्य ताकतों को प्रवेश करने दिया। जब मेंग परिवार को इस गुप्त क्षेत्र का पता चला तो वे इसे अपने कब्जे में लेना चाहते थे, लेकिन अंततः ये खबर लीक हो गई। सभी ताकतों के एकत्र होने के बाद, चाहे मेंग परिवार कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे केवल प्रतिबंध हटा सकते थे और अन्य ताकतों को प्रवेश करने दे सकते थे। उस समय मेंग परिवार का एक मजबूत आदमी गंभीर रूप से घायल हो गया था और वह अभी तक एकांत से बाहर नहीं आया है। एक बड़ा मजाक बन गया है। आप, मेंग जूनियर क्रोधित था और कार्रवाई करना चाहता था, लेकिन उसके बगल में बैठी लड़की ने उसे रोक दिया। भाई मेंग, आवेगपूर्ण मत बनो। हमारे पूर्वज यहाँ हैं, इसलिए इस दुनिया के पौधे हमारे ही होने चाहिए, उसने कहा। जब मेंग जूनियर ने ये सुना तो उसने भी सहमति में सिर हिलाया। पूर्वज की शक्ति अथाह है और डुआनमू परिवार का एकमात्र शिष्य भी भयभीत नहीं होता, भले ही वह प्रतिभाशाली क्यों न हो। डुआनमू जिंग ने मेंग जूनियर को नजरअंदाज कर दिया और मेंग याओ की ओर देखा। उसी समय उसके पीछे का दावपाठ प्रकट हुआ और तीसरे स्तर का दावपाठ और गन्ना का दावपाठ प्रकट हुआ। जब उसने तीसरे स्तर का दावपाठ देखा तो मेंग जूनियर का चेहरा थोड़ा बदल गया। तियानायु वास्तव में लुतियानेयु से कई गुना अधिक शक्तिशाली है, लेकिन हर प्रतिभाशाली व्यक्ति 25 वर्ष की आयु से पहले दाओवन के तीसरे स्तर को जागृत नहीं कर सकता है। उदाहरण के लिए, उसने अभी तक दाओवन के तीसरे स्तर को जागृत नहीं किया है। ये देखकर कि डुआनमिक सिंह उसकी ही उम्र की है, लेकिन उसने दाओवन के तीसरे स्तर को जागृत कर लिया है, वह ईर्ष्या महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाता। डुआनमिक सिंह ने गणना के दाओवन का उपयोग किया और आकाश में प्राग्रंथों की गणना करना शुरू कर दिया। जब वह आधी गणना कर चुका तो उसका चेहरा थोड़ा बदल गया और वह चिल्लाया, इसे अब और हल मत करो, इसे जल्दी से बंद करो। इसके बाद वह मेंग्याओ को रोकने के लिए उसके पास पहुंचा, लेकिन मेंग जूनियर और अन्य लोगों ने उसे यह मौका कभी नहीं दिया। उन्होंने तुरंत उसे रोका और चिल्लाया, तुम क्या कर रहे हो? ये देखकर कि वह अवरुद्ध हो गया है, डुआनमिक सिंह के पास रुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और उसी समय चिल्लाया, इसे हल मत करो। ये स्नो माउंटेन पूर्वज द्वारा छोड़ा गया जाल है। ये शब्द निकलते ही मेंग्याओ का नाजुक शरीर कांप उठा और वह तुरंत रुक गई। वह अच्छी तरह जानती थी कि डुआनमू परिवार भाग्य बताने में माहिर था और डुआनमू जिंग ऐसी चीजों के बारे में मजाक नहीं करेगा, लेकिन वह अपनी हरकतें भूल चुकी थी। शून्य से केवल हंसी की आवाज आ रही थी, पुरानी और कर्कश, मानो बहुत समय से बोली ही न गई हो। भाग्य बताने वाला डुआनमू परिवार, वह छोटा सा परिवार अभी भी जीवित है। कितने समय से? आवाज में समय की सांस भरी हुई थी, मानो वह अभी जागी हो और अतीत को याद कर रही हो। लेकिन जब उन्होंने यह आवाज सुनी तो डुआनमू जिंग और मेंग्याओ थोड़ा कांप गए और ठंडे पसीने में डूब गए। चीख! ताबूत का ढक्कन टटोलने की आवाज करता हुआ धीरे धीरे पीछे हट गया। एक धमाके के साथ वह सीधे जमीन पर गिर पड़ा। अंदर से 2 पीले हाथ बाहर निकले और फिर एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी धीरे से उठकर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसका शरीर लाश की तरह मौत से भर गया। जुएशान पूर्वज, मेंग्याओ और डुआनमू जिंग लगभग एक ही समय में चिल्लाए। स्नो माउंटेन पैट्रियार्क ने अचानक अपनी आंखें खोली और उसकी पुतलियां हरी थीं। ये कैसे संभव है? तुम मरे कैसे नहीं? मेंग्याओ ने स्नो माउंटेन पैट्रियार्क को घूर कर देखा। इतने साल बीत गए हैं और दूसरा पक्ष वैसे भी जीवित नहीं रह सकता। वह शरीर पर अधिकार करने में इसलिए सक्षम हुई क्योंकि मेंग परिवार के स्वप्न पथ की प्रकृति विशेष थी, लेकिन स्नो माउंटेन पैट्रियार्क बर्फ और हिम को नियंत्रित करता है, जिसका अमरता के किसी भी तरीके से कोई लेना देना नहीं है। ये बात तर्कसंगत है कि वह जीवित नहीं रह सकता। ये हो सकता है। दोनों ने विश्व पौधे को देखा। इसका एकमात्र स्पष्टीकरण यह है कि विश्व का पौधा परिपक्व हो चुका है।
स्नो माउंटेन पेट्रियार्क ने अपनी कठोर अभिव्यक्ति को हिला दिया और लंबे समय तक नहीं हिला, जैसे कि वह अभी भी इस शरीर से थोड़ा अपरिचित था। एक क्षण बाद वह मुस्कुराया और बोला, मैंने इस गुप्त क्षेत्र को बनाने में बहुत पैसा खर्च किया है। पहला और दूसरा क्षेत्र दोनों ही विश्व वृक्ष से जुड़े हुए हैं। जब भी कोई साधक मरता है तो वह विश्व वृक्ष के लिए पोषक तत्व बन जाता है। इतने सालों तक पोषक तत्वों को अवशोषित करने के बाद विश्व वृक्ष अब एक पौधा नहीं रह गया है। यह मुझमें जो जीवन शक्ति संचारित करता है वह मुझे पुनर्जीवित करने के लिए पर्याप्त है। हालांकि मुझे अभी भी पूरी तरह से पुनर्जीवित नहीं माना जा सकता है। अभी भी एक कदम बाकी है। उसकी मुस्कान और अधिक उज्ज्वल होती गई, लेकिन उसके चेहरे की कठोरता के कारण उसकी मुस्कान विशेष रूप से क्रूर लग रही थी। उन्होंने कहा, जब तक इस बार गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने वाले सभी लोगों की बलि दे दी जाती है तब तक मुझे पूरी तरह से पुनर्जीवित माना जा सकता है। हाँ। मेंग याओ ने ठंडे स्वर में कहा, स्नो माउंटेन पूर्वज, यद्यपि आप पुनर्जीवित हो गए हैं, आपकी ताकत संभवतः आपके चरमकाल के 1% से भी कम है। तो क्या हुआ? स्नो माउंटेन पूर्वज यंत्रवत खड़ा हुआ और व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, भले ही यह 1% हो, लेकिन आपको मारना आसान है। अगले ही पल एक भयानक दबाव सामने आया, जिससे डुआनमू जिंग और मेंग याओ को बार बार पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। शिखर क्षेत्र से पूछो। दोनों लोगों के चेहरे एकदम बदल गए। ताओ का शिखर क्षेत्र यहाँ लगभग अजेय है। इसके अलावा ये स्नो माउंटेन पूर्वज का क्षेत्र है। मुझे डर है कि दूसरे पक्ष के पास उन भिक्षुओं को मारने की कुछ तरकीबें हैं जो अभी भी गुप्त क्षेत्र में हैं। मेंग याओ और डुआनमू जिंग ने एक दूसरे को देखा और अगले ही पल उन दोनों ने हमला कर दिया। जैसे ही उन्होंने हमला किया, उन्होंने अपनी सबसे शक्तिशाली जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया। उन्होंने स्नो माउंटेन पूर्वज को मारने की योजना बनाई, जो अभी तक अनुकूलित नहीं हुआ था। हे, उसे मार दोगे? जूनियर, तुम योग्य नहीं हो। टकराना। एक भयानक दबाव आया। अगले ही पल हॉल में भारी बर्फ गिरने लगी और देखते ही देखते एक मोटी परत गिर गई। मेंग जूनियर और अन्य लोगों को पूरे शरीर में ठंड महसूस हुई और वे ठंड से कांपने लगे। मेंग याओ चिल्लाया, बाहर निकलो, पीछे मत देखो, इस दुनिया को छोड़ दो। मेंग जूनियर और एक अन्य व्यक्ति बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे मुड़े और भाग गए। हिम पर्वत के पूर्वज को इसकी कोई परवाह नहीं थी, मानो उसे पूरा विश्वास था कि वे भाग नहीं सकेंगे। उसने अपना हाथ हिलाया और एक विशाल बर्फ का जानवर तुरंत प्रकट हुआ। मेंग याओ की ओर दौड़ा। मेंग याओ और डुआनमू जिंग ने एक साथ हमला किया। यह मुश्किल से विरोध करने में सक्षम था। दोनों को स्नो माउंटेन पेट्रियार्क के साथ ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं पड़ी और उन्होंने विशाल जानवर के प्रभाव का उपयोग करके एक साथ हॉल से भाग निकले। भागो, तुम कहाँ जा रहे हो? स्नो माउंटेन के कुलपति की उपहासपूर्ण आवाज धीरे धीरे सुनाई दी और वह उन दोनों के पीछे पीछे बाहर चला गया। फिर उसने अपना हाथ हिलाया और पूरा बर्फ और हिम महल हिलने लगा। दीवारें बदलने लगी और लगातार खोजती रहीं। महल में जो प्रतिभाशाली लोग उन्मत्त होकर इधर उधर भाग रहे थे, उन्होंने तुरंत ही इन परिवर्तनों को पहचान लिया और उनके चेहरे में भारी परिवर्तन आ गया। उन्होंने खजाने की परवाह नहीं की और मार्ग से भाग गए। जल्द ही बर्फ और हिम महल के केंद्र में एक विशाल खुला स्थान दिखाई दिया। स्नो माउंटेन के कुलपति शून्य में तैर गए, जबकि मेंग याओ और डुआनमू जिंग शर्मिंदगी से भाग गए। जब उन्होंने स्नो माउंटेन पेट्रियार्क की सांस महसूस की तो आसपास के लोगों के चेहरे एकदम बदल गए। शिखर की मांग, ये कैसे संभव है? यहाँ शिखर मांगने की चरम स्थिति कैसे हो सकती है? किसी ने कहा, वह व्यक्ति कौन है? वह इस बार जिउझोउ सम्मेलन में भाग लेने वाले साधक जैसा नहीं दिखता। क्या वह इस गुप्त क्षेत्र का मूल निवासी हो सकता है? सभी ने चर्चा की, लेकिन संकट का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। उनकी समझ में वे बहुत सारे थे और वे सभी हर तरफ से अद्वितीय प्रतिभाशाली थे। इतने सारे प्रतिभाशाली लोगों के लिए एक शीर्ष स्तर के साधक को घेरना आसान था। मेंग याओ और डुआनमू जिंग को स्नो माउंटेन पूर्वज ने सीधे उड़ा दिया और वे जमीन पर गिर पड़े। हालांकि वे दोनों बहुत कुशल थे और उन्होंने तुरंत अपने शरीर को स्थिर कर लिया। मेंग याओ ने भीड़ से चिल्लाकर कहा, सब लोग मिलकर इस आदमी को मार डालो। वह 10,000 साल पहले का स्नो माउंटेन पूर्वज है। अगर वह नहीं मरा तो हम सब उसकी बलि चढ़ जाएंगे। ये शब्द सुनते ही सभी लोग दंग रह गए। 10,000 साल पहले का हिम पर्वत का पूर्वज कौन है? वो स्नो माउंटेन पेट्रियार्क का नाम हर कोई नहीं जानता। आखिरकार 10,000 साल हो गए हैं। इसलिए मेंग याओ के आह्वान पर किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की
और वे सब चुपचाप तमाशा देखते रहे। जब नियान जी और अन्य लोगों ने ये नाम सुना तो उनके चेहरे पर थोड़ा बदलाव आया। उन्हें थोड़ा बहुत पता था, हालांकि केवल मेंग याओ के शब्दों के आधार पर कार्रवाई करना असंभव है। ये देखकर स्नो माउंटेन पैट्रियार्क ने पूरे दर्शकों को झकझोर दिया और हल्के से कहा, मैंने सोचा था कि इतने लंबे समय के बाद ये दुनिया थोड़ी बड़ी हो जाएगी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वे अभी भी कचरे का एक समूह है और निचला डोमेन हमेशा निचला डोमेन होता है। इस बयान से कई लोग तुरंत नाराज हो गए। क्या कहा आपने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे जीवजोऊ किसानों को नीची नज़र से देखने की? कई लोगों ने अपने जादुई हथियार दिखाए और कार्रवाई के लिए तैयार हो गए। इसके लिए स्नो माउंटेन पैट्रियार्क ने इन लोगों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या बलिदानियों का एक समूह अभी भी मौत से संघर्ष करना चाहता है? क्या तुम नहीं देखते कि यह किसका क्षेत्र है? उसने अपना हाथ हिलाया और आकाश और पृथ्वी का रंग बदल गया। शून्य में फिर से भारी बर्फबारी हुई, लेकिन इस बार भारी बर्फ तेजी से इकट्ठा हुई और एक भयानक राक्षस में बदल गई। बर्फ के राक्षस, चमगादड़, भेड़िया राक्षस, सब कुछ। जैसे ही राक्षस प्रकट हुआ, उसने अपने आसपास के लोगों पर दहाड़ना शुरू कर दिया। वह अत्यंत क्रूर था। अब जो भिक्षु ये तमाशा देखना चाहते थे, उन्हें युद्ध में शामिल होना पड़ा और देखते ही देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। दुआनमू जिंग और मेंग याओ ने ये देखा और उन्हें पता था कि क्यों दूसरा पक्ष इतना आश्वस्त था कि वे उन सभी को अपने पास रख सकते हैं। मदद के लिए इतने सारे बर्फीले जानवर होने और क्षेत्र के प्रतिबंधों के कारण उनका जीवित बच निकलना केवल एक इच्छा थी। मेंग याओ समझ गया कि यह सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। वह चारों ओर देखने लगी, किसी की आकृति ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे इस बात पर हैरानी हुई कि वह व्यक्ति भीड़ में नहीं था। वह कहाँ भाग गया? क्या वह इस बर्फ और हिम की दुनिया में नहीं आया? लेकिन अब इन बातों के बारे में सोचने का समय नहीं था। उसने दुआनमू जिंग से चिल्लाकर कहा, मेरी रक्षा करो, मेरे पास एक तरकीब है जिससे अभी भी उम्मीद की किरण दिख सकती है। दुआनमू जिंग ने कहा, बाहरी दुनिया को समस्या का पता लग जाना चाहिए था, तो फिर वे हमें बाहर क्यों नहीं निकाल देते? इस गुप्त क्षेत्र को बाहरी दुनिया के लोगों द्वारा मौके पर ही पूरी तरह से नियंत्रित किया जाता था और उन्हें जबरन बुलाने की विधि में भी महारत हासिल थी। मेंग याओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, यह उसकी दुनिया है, क्या तुम्हें लगता है कि बाहर के लोग जीत सकते हैं? दुआनमू जिंग अवाक रह गया। जल्दी करो और मेरी रक्षा करो, ये हमारा एकमात्र मौका हो सकता है, मेंग याओ ने फिर कहा। दुआनमू जिंग ने बकवास करना बंद कर दिया। उसके हाथ में रोशनी चमक उठी और 8 आरेखों वाला सफेद सेट कंपास उसके हाथ में प्रकट हो गया। दुनिया प्लेट है और 8 आरेख पलायन है। 8 आरेखों वाले श्वेत सेट कंपास ने अचानक एक चमकदार काले और सफेद प्रकाश का उत्सर्जन किया और केंद्र में दुआनमू जिंग के साथ 8 आरेखों की संरचना ने पूरे महल को कवर किया और इसमें स्नो माउंटेन पूर्वज भी शामिल थे। परिवर्तन! दुआनमू जिंग चिल्लाया और दुनिया अचानक रंग बदल गई। बर्फ और बर्फ की दुनिया भी इस पल में घास के मैदान में बदल गई।